8. शहर इंदौर। यहाँ डॉक्टर अश्विन नाम का एक जाना माना डॉक्टर रहता था। सोसाइटी में उसकी काफी इज्जत थी और लोग उससे काफी मानते भी थे। पर इस परफेक्ट लाइफ के पीछे छुपी थी डॉक्टर अश्विन की काली करतूतें। एक मर्डरर जो सोसाइटी के हर उस रूल को फॉलो करता था जो उसे एक नेक इंसान का दर्जा देती थी, पर उसके शैतानी दिमाग में कुछ और ही चलता था। ये स्टोरी है डॉक्टर डेथ की। इंस्पेक्टर प्रिया मीटिंग रूम के बाहर डॉक्टर अश्विन के केस के बारे में अपनी सुपीरियर्स को ब्रीफिंग देने के लिए वेट कर रही थी। डॉक्टर अश्विन के केस ने मीडिया में काफी हलचल मचा दी थी और हर पल कोई न कोई नई जानकारी सामने आ रही थी। यहाँ तक कि इंदौर के मेयर भी पुलिस हेडक्वार्टर्स में होने वाली ब्रीफिंग के लिए मौजूद थे। अश्विन के घर में मिले बेसमेंट ने पुलिस को काफी चौंका दिया था, पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और सैकड़ों पेशेंट्स की डिटेल से भरी पड़ी बुक्स ने एक सनसनी पैदा कर दी थी। ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर से लेके जो ड्यूटी पर नहीं थे उन सभी ऑफिसर्स को बुलाया गया और हर एक पेशेंट की जानकारी इकट्ठा करने का काम दिया गया। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर प्रिया भी थोड़ी टेंशन में थी, और हो भी क्यों ना, जिस केस पे उन्होंने इतनी मेहनत की थी वो केस अगर समय पर क्लोज नहीं हुआ तो स्पेशल ब्रांच को सौंपने की तैयारी चल रही थी। प्रिया को किसी भी हालत में इस केस को क्राइम ब्रांच के हाथ में जाने नहीं देना था। उन्होंने अपने सुपीरियर्स और मेयर को काफी डिटेल में ब्रीफिंग दी, और इन सब चक्रों में पिस रही थी सोनाली। सब इंस्पेक्टर भोसले की डेस्क पर वो ना जाने कितने घंटों से रो रही थी। उनसे काफी कड़ी पूछताछ की गई और अंत में इंस्पेक्टर प्रिया के सुपीरियर इस चीज पर एग्री हो गए कि सोनाली को अपने हस्बैंड के क्राइम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो बेगुनाह है। एक बार जब ये बात साफ हो गई कि सोनाली का इस केस में कोई हाथ नहीं है, प्रिया ने भोसले को जिम्मेदारी सौंपी कि वो सोनाली को एक ऐसी स्थिति में लेके आए जहां उससे बात की जा सके। प्रिया को लग रहा था जैसे ही सोनाली को उसके हस्बैंड के सारे गुनाहों के बारे में पता चलेगा वो खुद ही आगे से पुलिस को मदद करेगी। अश्विन ने 1994 में फेक गैस एजेंसी शुरू की थी। हाँ। ऐसा लगता है कि अश्विन को फेक गैस एजेंसी चलाने का आइडिया अपने फ्रेंड से मिला जिसने उसे धोखा दिया था। मिसेस शर्मा, आपको जरा सा भी कभी शक नहीं हुआ कि जब सारे पैसे अश्विन का दोस्त लेके भाग गया तो फिर ये गैस एजेंसी शुरू करने के पैसे उसके पास कहां से आए? सोनाली ने इस बारे में थोड़ी देर सोचकर कहा, अश्विन और मेरी इस बारे में बात हुई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने लोन लिया है। मिसेस शर्मा, आपके हस्बैंड ने आपसे झूठ बोला था। उन्होंने कोई लोन नहीं लिया था। उसी दौरान उसने अपने राइट हैंड चौधरी को फेक गैस एजेंसी रैकेट चलाने के लिए हायर किया था ताकि गैस एजेंसी के साथ साथ वो अपना क्लिनिक भी चला सके। क्या चौधरी? उसका इन सब से क्या लेना देना है? क्या वो भी इस रैकेट का हिस्सा है? आपको ये सब कैसे पता चला? हमने कल रात ही चौधरी को मर्डर के अपराध में गिरफ्तार कर लिया था। क्या? मर्डर? किसका मर्डर? सोनाली को सब इंस्पेक्टर भोसले की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो उसे बहन मानता था, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, सबसे प्यार से बात करता था, वो एक मर्डरर है। ये सब वो सोच ही रही थी कि तभी भोसले ने कहा, अश्विन और चौधरी सिर्फ फेक गैस एजेंसी नहीं चलाते थे। हमने चौधरी से पूरे दिन पूछताछ की है और उसी के बयान के आधार पर आपके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया है। पर मर्डर? आप क्या कहना चाहते हैं? भोसले अब खुद सोच में पड़ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पुलिस के इस नौकरी में उन्हें ये भी दिन देखना पड़ेगा जहां वो किसी की वाइफ को बैठ के ये बता रहे हों कि उसके हस्बैंड ने कैसी कैसी वारदातों को अंजाम दिया है। और इसी बीच सबूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। हर दिन अश्विन और उसके करतूतों के बारे में नई नई चीजें, नए नए अपराध सामने आ रहे थे। सब इंस्पेक्टर भोसले को भी कोई अंदाजा नहीं था कि केस क्लोज होने तक डॉक्टर शर्मा का नाम और कितने क्राइम्स में आने वाला है।
इंस्पेक्टर प्लीज बताइए, क्या सच में चौधरी ने मर्डर किया है? और क्या मेरे हस्बैंड ने भी? भोसले सवाल के जवाब देने के लिए हिचकिचा रहे थे। फिलहाल हम सारे सबूतों को इकट्ठा करने में लगे हैं। हम उनके पूर्व सहकर्मी, पेशेंट्स, क्लाइंट्स और उन सब से बात कर रहे हैं जो इस फेक गैस एजेंसी का शिकार हुए हैं। सोनाली भोसले के इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी। मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे सच बताइए, क्या मेरे हस्बैंड ने किसी को जान से मारा है? भोसले अब इस बात को और नहीं छुपा सकते थे। आखिर में उन्होंने बता ही दिया। हाँ, मुझे डर है कि उन्होंने भी मर्डर किया है। अश्विन ने ऐसा क्यों किया? कब किया? कितने लोगों को मारा है उन्होंने? भोसले का जवाब सुनते ही सोनाली ने सवालों की बौछार कर दी। हमें अब तक ये नहीं पता है कि उन्होंने कितने लोगों का कत्ल किया है। हमारे पास सारी डिटेल्स और एविडेंस नहीं है, क्योंकि आपके हस्बैंड ने बहुत ही चालाकी से सारे एविडेंसेस को छुपा दिया या नष्ट कर दिया है। हमें यह भी नहीं पता है कि चौधरी का इसमें कितना हाथ था। हम नहीं जानते कि इस स्कैंडल में वो किस हद तक शामिल था। शायद उसे स्कैंडल के बारे में सब कुछ पता है। चौधरी और मेरे हस्बैंड काफी क्लोज थे। वो दोनों साथ में लॉन्ग ट्रिप्स पर जाते थे। कम से कम हफ्ते में 2 बार वो दोनों ट्रिप्स पर जाते ही थे। मुझे लगता था वो बिजनेस के सिलसिले में जा रहे होंगे, पर अब मुझे लगता है कि उन ट्रिप्स के पीछे कुछ और ही कारण था। आप बिल्कुल सही कह रही है मिसेस शर्मा। आपके हस्बैंड और चौधरी राजस्थान आते जाते रहते थे। वहां जाकर वो हाईवेज पर ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगते थे और बीच रास्ते में ही उन ड्राइवर्स का कत्ल कर देते थे। फिर ट्रक को चुराकर अपने साथ ले जाते थे। ये सुनकर सोनाली के होश उड़ गए। उसे एकदम से उनकी पहली मुलाकात याद आई जब वो 20 साल की थी और डॉक्टर अश्विन उन्हें शादी के लिए देखने आए थे। पहली मुलाकात में सोनाली को अश्विन एक ब्रूटल ऑनेस्ट इंसान लगे थे। सोनाली को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अश्विन ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, पर भोसले ने उन्हें समझाया कि जो भी वो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। सोनाली को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसका एक हिस्सा कह रहा था कि उसे अपने हस्बैंड के साथ खड़ा होना चाहिए, पर इन सब घिनौनी वारदातों के बारे में सुनने के बाद उसने इस विचार से परहेज कर लिया। अश्विन ने जो किया था उसके बाद वो कतई उसका सपोर्ट नहीं कर सकती थी। सच कहे तो उसे सबसे ज्यादा शौक अश्विन के दिए बिट्रेयल से हुआ था। सोनाली को जब अश्विन शादी के लिए पहली बार देखने गया था, उस समय सोनाली शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसके काफी सारे सपने थे, उसे आगे पढ़ना था, पर जब वो अश्विन से मिली तब उन्होंने अपना मन बदल लिया। अश्विन के साथ रहने के लिए उसने अपने ड्रीम्स, करियर और स्टडीज सब कुछ छोड़ दिया, पर अब उसके सामने अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जहां वो बस अकेली खड़ी थी, उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। वो निराश हो चुकी थी। उसे अब अपने फ्यूचर की भी चिंता सताने लगी थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस की बातों पर विश्वास किया जाए या नहीं। अश्विन पूरे देश में लोगों का कत्ल करते घूम रहा था, पर क्यों, किस लिए? ठंडे पानी की बूंदें शरीर पर पड़ते ही चौधरी हड़बड़ाते हुए उठ गया। अभी तक इस चौधरी ने कुछ बताया? नहीं मैडम, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। सुन बे चौधरी, अगर तूने अभी मुंह नहीं खोला तो तेरी जुबान खींच के तेरे हाथों में दे दूंगी। और ये डंडा देख रहा है ना, जब तक ये टूट नहीं जाता तब तक तेरी खातिरदारी की जाएगी। इसलिए अभी जो मैं पूछूं उसका सीधा सीधा जवाब मुझे मिलना चाहिए। हाँ मैडम, मैं बताता हूँ। चल बता, तूने ये ट्रक कहाँ से चुराया? मैडम, मैं और मेरा साथी राजस्थान में हाईवे से ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगते थे और फिर उनका कत्ल करके ट्रक के साथ फरार हो जाते थे। फिर ट्रक में रखे सामान को बेच देते थे और किसी को कुछ पता ना चले, इसलिए ट्रक के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह पर बेचते थे। और ये तेरा साथी कौन है, कहाँ है? इंस्पेक्टर प्रिया के इस सवाल पर चौधरी ने चुप्पी साध ली। मैडम, मैं सब बताता हूँ। मैं सब बताता हूँ, बस मारना बंद कीजिए। मैं सब बताता हूँ। मैडम,
मेरे साथी का नाम डॉक्टर अश्विन शर्मा है। डॉक्टर का नाम सुनते ही सारे पुलिस वाले चकरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक डॉक्टर ट्रक ड्राइवर्स की हत्याओं में कैसे शामिल हो सकता है। तू सच बोल रहा है ना? तेरा दूसरा साथी डॉक्टर अश्विन शर्मा है। देख, झूठ बोलेगा तो और मार पड़ेगी। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा साथी डॉक्टर अश्विन शर्मा ही है। वो ही इन सब अपराधों का मास्टरमाइंड है। मैं तो उनके यहाँ बस काम करता हूँ। भोसले, जरा पता करो ये डॉक्टर अश्विन शर्मा कौन है। तब तक मैं इसकी खबर लेती हूँ। जी मैडम। क्या उन्होंने ये सब पैसों के लिए किया था? हाँ, अभी तक की जांच से तो यही लग रहा है। अश्विन ने ये सब पैसों के लिए किया था। ट्रक ड्राइवरों की हत्या करने के बाद अश्विन और चौधरी ट्रक लेकर फरार हो जाते थे और उस ट्रक में रखे माल को बेच देते थे। साथ ही साथ ट्रक को भी बेच देते थे। कुल मिलाकर हर एक ट्रक के पीछे उन्हें करीब 40 से 50 हजार मिलते थे। ये सब आपको चौधरी ने बताया? हाँ, पर अभी भी उसने सब कुछ नहीं बताया है। हमने काफी कोशिश की उससे सच उगलवाने की, पर वो पूरी बात नहीं बता रहे हैं। जैसे कि उसने अभी तक ये नहीं बताया कि उन दोनों बॉडीज के साथ उन दोनों ने क्या किया। हमें पता तो है कि वो ट्रक चुराते समय ड्राइवर्स की हत्या कर देते थे, पर इस चीज को साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन चौधरी ने हमें इतनी जानकारी तो दे ही दी है कि हम आगे की कार्रवाई कर सके। पिछले 3 महीने से हम उनके ब्रोकर्स के साथ संपर्क में हैं। जो लोग उनसे माल लेते थे, ऐसे सारे लोगों से हम पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही साथ जहां वो ट्रक के पार्ट्स को बेचते थे, उन गैराजेस से भी हमने बात की है। क्या आपने उन्हें इसी तरीके से पकड़ा? हाँ और ना भी। वो दोनों काफी शातिर है। उन्होंने कुछ मौकों को छोड़कर कभी सेम जगह पर माल को बेचा नहीं। हमारा अंदाजा है कि ये सब वो पिछले 5 साल से कर रहे थे, या शायद उससे भी काफी पहले से। पिछले कुछ महीनों से हमने इन्वेस्टिगेशन को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया था। कुछ मौकों पर ट्रक को चुराने के बाद उनके पास ट्रक्स के पार्ट्स बेचने का समय नहीं होता था, और हमें लगता है कि ये सब लगातार होने लगा। तब ट्रक्स के पार्ट्स करने के बजाय उन्होंने पूरे के पूरे ट्रक्स को ही बेचना शुरू कर दिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो ये सब ट्रक्स इंदौर के लोकल वेंडर्स को बेचते थे। सोनाली स्कैंडल के डिटेल्स को सुन के चौंक तो गई थी, पर अब उसे इस केस की तह तक जाना था। अब सोनाली ने रोना बंद कर दिया था और सब इंस्पेक्टर भोसले की बातों को वो काफी ध्यान से सुन रही थी। और पुलिस को इन अपराधों की भनक लग गई? हाँ, हमने राजस्थान पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू किया। जो भी ट्रक्स और ट्रक ड्राइवर्स लापता थे, उनके बारे में हमने जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे ही मिसिंग ट्रक्स के बारे में जानकारी मिलती थी, हम उन जगहों पर तलाशी करने लगे जहां अमूमन ऐसे ट्रक्स को बेचा जाता है। ये काफी लंबा और डिफिकल्ट प्रोसेस ऑपरेशन था। इंदौर और राजस्थान के बीच जांच करने में हमें लगभग 3 महीने लग गए, पर आखिरकार हमें पिछले हफ्ते कुछ ट्रक्स मिले जिन्हें चौधरी बेचने की कोशिश कर रहा था। फिर हमने चौधरी को भी ढूंढ निकाला और उसे अरेस्ट कर लिया। अगर चौधरी ने सब कुछ कबूल कर लिया है तो आप मेरे हस्बैंड से पूछताछ क्यों कर रहे हो? उनसे पूछताछ करके आपको क्या पता चल जाएगा? चौधरी ने सब बता तो दिया है। मिसेस शर्मा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, चौधरी ने हमें काफी चीजें बताई है, पर उसने अभी तक सब कुछ नहीं उगला है। हमें अभी तक उनके सारे अपराधों के बारे में जानकारी नहीं मिली है। हम नहीं जानते कि उन्होंने कितने लोगों का खून किया है। हमें काफी सारी चीजें पता करनी है, पर हाँ, हमारे पास इतने सबूत तो है ही कि आपके हस्बैंड को कन्फेशन देना ही पड़ेगा। सोनाली को अब तक काफी चीजें पता चल चुकी थी। अपनी आंखों को बंद करके वो सब बातों के बारे में सोचने लगी और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू आने लगे। सोनाली को रोते हुए देख के सब इंस्पेक्टर भोसले ने मान लिया कि उन्होंने काफी सारी चीजें सोनाली को बता दी हैं, और कुछ समय बाद उन्हें अपने हस्बैंड के और कई क्रूर अपराधों के बारे में पता चलने वाला था। पर भोसले ने डिसाइड कर लिया था कि इन सब के बारे में सोनाली को बताने वाले वो नहीं होंगे। भोसले ने अब पहले ही उन्हें इतनी जानकारी दी थी कि सोनाली की नींद उड़ गई थी। शायद अब वो अपने मन में कई सवालों को लेके उलझी होंगी। अपनी शादी, अश्विन, अपनी पूरी जिंदगी, इन सबको उन्होंने सवालों के कटघरे में खड़ा किया होगा। सोनाली की हालत देखकर भोसले ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो उन्हें अश्विन के घर की बेसमेंट में जो दहला देने वाला क्राइम सीन मिला था,
उसकी जानकारी नहीं देंगे। वो नहीं चाहते थे कि सोनाली और सहम जाए। डॉक्टर अश्विन शर्मा की दहला देने वाली करतूतों की ये बस एक झलकी थी।